नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफी समय बीच में गैप आ गया था। एक आप सभी जानते हैं परिस्थितियां मेरी कैसी थी और आप सभी की दुआओं से अब थोड़ी परिस्थितियां सामान्य है। तो आज क्लास को फिर से अपन शुरू कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से परिस्थितियां सामान्य अभी है नहीं। कुछ विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर हमारे पढ़ने की जो है वो सेट नहीं हो रहा है, हम बहुत मतलब वो रहता है, काम रहता है, ये रहता है, सब अनुकूल नहीं है समय। देखो, समय किसी के भी अनुकूल नहीं होता है, समय सभी के प्रतिकूल ही होता है। कोई भी नहीं है जिसके अनुकूल होता है, लेकिन उसे अनुकूल बनाना पड़ता है। आप समझेंगे कि समय खुद आकर कहेगा कि मैं हूं तेरे पास में और तू पढ़ ले, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस जो भी व्यक्ति कार्य करता है तो बाधाएं भी आएगी और समय की प्रतिकूलता भी देखने को मिलेगी। आपको अपने अनुसार समय सेट करना पड़ेगा और आपको उसके अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी। आप यदि ये इंतजार करोगे कि जब अनुकूल होगा तब तैयारी करूंगा, बहुत देर हो जाएगी तब तक। तो इतना इंतजार नहीं किया जा सकता। कैसे भी करके सेट करना है और सेट कोई और नहीं करने वाला है, आपको खुद करना है। तो इसी संदेश के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में अपन क्लासेस शुरू करते हैं। थोड़ी तबीयत नासाज है, बीच बीच में आपको हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन जुकाम की हरारत है थोड़ी, लेकिन अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आज का जो अपना वनस्पति वाला जो टॉपिक बीच में अपना छूटा था उसे आज पूरा करेंगे। वनस्पति के अंदर अपना प्रशासनिक वर्गीकरण बाकी रह गया था और प्रशासनिक वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनको समझना है एक बार। आरक्षित वन, इन सभी पर वन विभाग का नियंत्रण होता है। ये बात कॉमन है कि वन विभाग का इन सभी पर नियंत्रण होगा। लेकिन यहाँ पे ये आरक्षित वन जो होते हैं साथियों, यहाँ पे कटाई और पशुचारण यानी कि वृक्षों की कटाई, लकड़ी कटाई और पशुचारण पर पूर्णतया रोक होती है। किसमें? आरक्षित वनों पर पूर्णतया रोक होती है। रक्षित वनों में क्या होता है कि अनुमति लेकर कर सकते हैं। कोई वन विभाग से अनुमति ली, उसके बाद में कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अनुमति की, इनका वन विभाग का नियंत्रण जरूर होता है लेकिन अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही कर सकते हैं। इसलिए इसे अवर्गीकृत वन क्षेत्र में रखा है। प्रश्न बनते हैं आपके इस तरीके से कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, कौन से प्रकार के सबसे ज्यादा है, या प्रश्न बनेंगे कौन से प्रकार के सबसे कम है, या इनमें से कौन से प्रकार के वन किस जगह ज्यादा है। ये प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत में कंफ्यूज होते हो तो एक चीज बताता हूं, एक तरीका बताता हूं याद रखने का। हम भर्ती प्रक्रिया देखते हैं, कोई भी इसको अन्यथा न ले और किसी और चीज से लिंक न करे, सिर्फ याद करने के हिसाब से है। हम भर्ती प्रक्रिया देखते हैं सभी, तो आरक्षण जैसे मिला होता है, कैटेगरी होती है, रिजर्व कैटेगरी होती है और अनरिजर्व कैटेगरी होती है। तो रिजर्व जो होती है, आरक्षित, आरक्षित का मतलब क्या, उसमें और कोई भी नहीं आएगा, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही आएंगे, यानी कि दूसरा किसी तरह का कुछ भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो आरक्षित वन में आप देख सकते हो कि लकड़ी कटाई और मतलब पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा, दूसरी जो भी चीजें उन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आरक्षण मिला हुआ है इसे, तो इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। रक्षित वन के अंदर फिर बीच में आ गए कि यहाँ पे अनुमति लेकर, रक्षित में आप समझ जाओगे, आरक्षित के बाद में रक्षित में आप समझ जाओगे कि यहाँ अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। अवर्गीकृत में कोई अनुमति नहीं है। एक तरह से यूं समझ लो आप कि जैसे अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें जो भी इसके अनुसार अंक लाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये पूर्णतया अपने स्वतंत्र रखा गया है। इसको ये सिर्फ समझने की दृष्टि से है। इसको फिर से कहूंगा कि कोई भी अन्यथा न ले, न इसे किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि अपने वैसी कोई भी सोच भी नहीं है और वैसा बताने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझाने के हिसाब से कि ये इस तरीके से याद रह जाता है और वहां पे एग्जाम में फिर आता है तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने बताया था आरक्षित, यानी कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और उसके बाद में ये आ गया आपके प्रतिबंध, इस पे हो जाएगा, इस पे अनुमति लेकर कर सकेंगे और इस पे कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है। अब देखो यहाँ पे जो ये 12,176, इसको याद ऐसे रखे, 121,76 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये 18,543 और यहाँ पे 21,43,04। अब इसमें से यदि ये याद नहीं रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये किलोमीटर स्क्वायर आपको याद नहीं रहते क्षेत्रफल इनका तो भी समस्या नहीं है। बहुत ही कम, क्या देखा ही नहीं गया कि इसके ये पूछे गए हो, क्षेत्रफल इसका पूछा गया हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले, वो बात अलग है, लेकिन जो पूछा जाता है वो आपको ये पूछा जाता है प्रतिशत। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी किस लिए ध्यान रखना है
क्योंकि सर्वाधिक और न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, इसलिए तो इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये सबसे ज्यादा रक्षित वन सबसे ज्यादा है 56.43 और ये अवर्गीकृत सबसे कम है 6.52। इन दोनों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाते हैं इनमें। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें कि आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आरक्षित लिखोगे तो सबसे पहले ये अ बनाओगे और इसमें से मैं कहूंगा कि ये पीछे से हटा दो तो आपको यहां से ये पता चलेगा, फिर यहां से आप इसका ये शब्द बना सकोगे कि ये सबसे ज्यादा कहाँ है, ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है। और ये आपके रक्षित वन जो है वो आपके 12 के अंदर है और अवर्गीकृत वन जो है वो आपके बीकानेर के अंदर है। बीकानेर में अवर्गीकृत ज्यादा है, यहाँ पे कोई किसी तरह की वो रोक टोक नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी ही है। रक्षित वन 12 के अंदर है, ठीक है, अवर्गीकृत बीकानेर के अंदर है। आरक्षित कैसे याद रखोगे, इसका तो मैंने बता दिया, इसका भी बता देता हूं कि देखना सबसे कम अक्षर इन सब में से सबसे कम अक्षर रक्षित में है और इन सब में से भी सबसे कम अक्षर आपको 12 में मिलेंगे। ठीक है, तो इन अक्षरों से आप याद रखने का एक तरीका है कि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि कम अक्षर से हाँ, फिर इसकी तो समस्या ही नहीं आई। देखो 3 में से 2 क्या निकल गया तो अगले का आंसर तीसरा ही है, ये सबको पता रहता है, तो इसमें कोई समस्या आनी नहीं है वैसे। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये प्रशासनिक वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसमें से सवाल बनने के सबसे ज्यादा संभावना रहती है वनस्पति के अंदर। तो इन्हें याद कर लेना बहुत अच्छे से, इन्हें नोट कर लेना। और इसके बाद में अपन अब पढ़ते हैं मुख्य वनस्पतियां जिनसे प्रश्न बनते हैं और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। आप पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो साथियों आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वो पढ़ने जरूरी है। इसमें वनस्पतियां आएगी आपके बहुत सारी, जिसमें से आपके जो प्रश्न बनते हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैक्ट अच्छे से लिख लेना और अच्छे से इन्हें याद भी रखना वापस, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हो और जब बनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने ये चीज बताई थी और इनमें से प्रश्न बने हैं। अब इसमें देखो एक प्रश्न बनेगा आपके देववन। देववन क्या होता है, सीधा जैसा इसका नाम है वैसा ही देवों के लिए वन, यानी देवी या देवताओं के लिए कोई जमीन छोड़ दी जाती है, भूमि छोड़ दी जाती है और उसमें फिर कटाई नहीं की जाती। चराई तो होती है, चराई यानी पशुचारण तो होगा, पशु घूमते रहेंगे, वो पशु चरेंगे, लेकिन वहां पे लकड़ी नहीं काटी जाएगी, तो उसे कहा जाता है देववन। इसे स्थानीय भाषा में राजस्थान में ओरन भी कहते हैं। तो देववन से आ जाए या ओरन से आ जाए, तो दोनों में से ध्यान रखना। अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो देववन है या सबसे बड़ा ओरन है वो आपके देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो ओरन है वो डाढ़ देवी कोटा के अंदर, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा देशनोक के अंदर है और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला डाढ़ देवी देववन है वो कोटा के अंदर है। दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसके अलावा इसके बाद में साथियों एक ढाक और प्लास पेड़ आता है। उसके फूलों के कलर के कारण यदि उसे देखते हैं जब, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई आग लगी हुई है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। इसीलिए तो इंग्लिश में भी याद रखना और हिंदी में भी कि जंगल की आग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जंगल की आग के नाम से ढाक और प्लास जहां पे दिख जाए कर देना, आंख बंद करके आपके वो सही होगा। तो ढाक और प्लास अब आने वाले समय में वैज्ञानिक नाम से प्रश्न बन सकता है, तो इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है और जंगल की आग है। ढाक और प्लास से यदि प्रश्न बनेगा तो इतना ही बनने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ घासें पाई जाती है। अब उन घासों की खासियत यह है कि वे प्रोटीन युक्त घास है। प्रोटीन युक्त घास है तो इसका मतलब यह नहीं कि इंसान जाकर खा ले, ऐसा नहीं है। अपने अंदर सेल्यूलोज को पचाने की ग्रंथि नहीं आती है अंदर, ठीक है ना। प्रोटीन युक्त घासें है वो पशुओं के लिए, वो भी दुधारू पशुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्व रखती है। तो इसलिए दुधारू पशुओं को ये घासें खिलाई जाती है तो अच्छा दूध देती है और उनके लिए सेहतमंद होती है। तो प्रोटीन युक्त जो घासें हैं वो आपके सेवड़, करण, अंजन, दामन, ये सारी घासें यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। अब प्रश्न जो है आपके इन नाम से आएंगे, ठीक है ना। सेवन, करण, अंजन, दामन ये क्या है या ये कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है साथियों बांस। सफेद सोना पूछते हैं, यदि आदिवासियों का नहीं ऐसे ही पूछा जाए सफेद सोना, तो कपास, बढ़िया जिसे कहा जाता है, स्थानीय भाषा में बढ़िया भी कहते हैं। कपास जो होता है वो सफेद सोना, हरा सोना बांस को कहा जाता है। बांस एक तरह की घास है, ठीक है ना। ये न तो पेड़ में आता है ना पौधे में आता है। यह विश्व की सबसे लंबी घास के अंदर आती है बांस।
इसमें पूरे जीवन काल में एक बार ही फूल आते हैं। 48 साल में कहा जाता है कि इस पर एक बार फूल आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बम्बू है, ठीक है ना। अब बांस से आपको बताइए, बांसुरी वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है, मैथ की चीजें ये सारी बांस से बनाई जाती है। तो बांस भी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का हरा सोना अपने दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर इस जगह पे ज्यादा पाया जाता है, और बांस के कारण तो बांसवाड़ा नाम भी पड़ा है, ऐसा बताते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है खेजड़ी। खेजड़ी तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। कारण क्या है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्यों बनाया? क्योंकि ये यहाँ पे देखो, इसकी खासियत ही ऐसी, इसकी जड़ें जो है बहुत गहराई में जाती है, पत्तियां वगैरह ये पूरी राजस्थान के अनुकूल है, और बहुत ही पवित्र भी माना जाता है, फायदेमंद भी है। इसे 1983 के अंदर इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, और इसके लिए जो है उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं अपने परीक्षा में। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, इसे सम्मी कहा जाता है, सम्मी वृक्ष भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जाटी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में शिमलो कहते हैं, सिंधी भाषा में इसे चोकड़ो कहते हैं, तमिल में पे में कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है, सम्मी वृक्ष की, यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखें, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो खड़ाने यानी कि विष्णुई संप्रदाय जब खेजड़ी वृक्ष या वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दे, बलिदान कर दे, तो उसे खड़ाना कहा जाता है, ठीक है ना। तो खेजड़ी को बचाने के लिए खड़ाने हुए, उसमें आपके कर्मा गोरा और अमृता देवी वाला मैं बता चुका हूं आपको, ट्रिक भी बताई थी, आभार वाली ट्रिक बताई थी, तीनों बेटियों की, रामोजी विष्णुई की पत्नी थी, ये सारा जो है बता दिया है। 1730 की घटना है, अभय सिंह महाराजा थे उस समय, गिरधर दास को भेजा था, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पे वापस नहीं बताऊंगा। यहाँ खेजड़ी की अन्य जो विशेषताएं हैं वो आपको बताना चाहूंगा। अब खेजड़ी के जो पत्ते हैं, हरे पत्ते, वे लूम कहलाते हैं, छोटे छोटे पत्ते आते हैं बिल्कुल, वे लूम कहलाते हैं। फल इसका जो है सांगरी कहलाता है। काफी जनों ने तो खाई है, इसकी सब्जी खाई होगी, देखी होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जिन्होंने नहीं देखी होगी। विश्व की तो नहीं, बाकी भारत की मैं कह दूं कि राजस्थान की सबसे महंगी सब्जी में जैसे पचकूटा होता है ना, तो पचकूटे के अंदर कैर, सांगरी, काचरी वगैरह ये सब मिलाते हैं, गुंदा और ये सब, तो उसमें सांगरी मिलाते हैं, तो सांगरी इसका फल है। और सांगरियां जब सूख जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है। इसे सूखने के बाद में खोखा कहते हैं, खोखा। बहुत इससे मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा हुआ है इस खोखा से। क्या है कि पिताजी के माइंस थी मोगलसर बाड़मेर के अंदर ग्रेनाइट की, तो हम छुट्टी जैसे संडे का इंतजार करते, और संडे होता उस दिन चले जाते थे माइंस पे। और माइंस पे जो है वो सारे लेबर खूब सारे थे, 400-500 लेबर थे उस साइड, और जैसे ही जाते तो एक अलग वो मतलब एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती थी, क्योंकि सभी इतना रेस्पॉन्स देते थे। और फिर वहां पे होता क्या था, यही सब अपने खोखे, चिवड़े, ये मूंग की फलियां वगैरह ये सब, और वो सारी की सारी अपने वहां पे ला कर रख देते। तो ये सबसे ज्यादा मैं खाता था उस समय, क्योंकि बहुत मस्त लगता है ये खाने के अंदर। किसी ने खाए होंगे उनको पता होगा खोखे खाने में कितने बढ़िया लगते हैं, है ना। तो इसके साथ में बहुत बचपन की यादें जुड़ी हुई है, और आज भी वह दिन याद करता हूँ। हालांकि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में वे दिन नहीं आ सकते वापस, इसीलिए मैंने वो कविता लिखी थी, इस बचपन को जी लेने दो, ये आनंद रस पी लेने दो, फिर लौट के दिन नहीं आएंगे, मीठी यादों बिन हम रह जाएंगे। जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता है, यही है बचपन। बचपन निकल गया मतलब निकल गया, फिर वापस आने वाला नहीं है, फिर से याद आएगी उसकी, वो नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं साथियों। दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है, मैंने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से परीक्षा की अब जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। सेलेस्ट्रेना नामक यहाँ पे कीड़ा और गाइकोटोमा कवक जो है, इसे वर्तमान में नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं खेजड़ी वृक्ष के अंदर, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो खेजड़ी से संबंधित जितने प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो बताने की कोशिश की है। और अब आगे और वनस्पतियां हैं, अपन उन्हें भी पढ़ना है, लेकिन आप पहले इन्हें नोट करें, और नोट साथ में करते जाए, बनाते रहे नोट्स। बाद में आलस जितना करोगे ना वो आपके लिए हानिकारक ही है। अब आलस त्यागने का समय, बिल्कुल आलस नहीं, 1% भी आलस अपने अंदर नहीं रखना है। आलस त्याग दो, और ये संघर्ष का समय है, आपके मेहनत का समय है, तो यहाँ पे मेहनत कीजिए। आलस बिल्कुल, ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, सर आपकी बुक आ रही है तो हम नोट्स बनाए नहीं बनाए। अरे बुक मेरी नहीं आती तो बुक तो वैसी दुनिया की सबकी आती है ना, राइटर की देते ही है बुक आपको,
नोट्स बनाने की पूछने का, कंपटीटर हो आप, प्रतियोगी हो, आपको ये सवाल पूछना कहाँ शोभा देता है? सर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? अब मैं नोट्स ही बनवा रहा हूं यहाँ पे, बोलो मैं आपको कह दूं कि मैं बुक आ रही है मेरी, क्लास दूं कि नहीं दूं, फिर कैसा लगेगा? तो मेहनत है ये, जितनी करोगे उतना फल मिलेगा। और जो अपने लिए मेहनत करनी, किसी और के लिए नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और अगले को नौकरी मिलेगी। अब मेरा तो यही है कि मैं कर रहा हूं लेकिन आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप तो अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे को मिलेगी नहीं, आपके मिलेगी, आपको मिलेगी। देखो स्वर्ग पाना है ना तो मरना पड़ेगा, मरे बिना स्वर्ग हासिल होने वाला नहीं है। तो सरकारी नौकरी आपके लिए स्वर्ग के समान है ना। तो फिर आप आराम से हाँ बढ़िया कोई नहीं, आ जाए नौकरी, हाँ कही है नौकरी तो है ले ला, अरे भरोसे रह जाओ दूजा ले जाए सब। इसलिए जग जाओ समय पर, और ये सारी छोटी छोटी बच्चों जैसी बातें करनी बंद कर दो। बड़े हो गए हो, अब जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आशाएं हैं। मेहनत करके संघर्ष करके नौकरी ले लो, और फिर पूरी जिंदगी आप भले ऐश करना, बढ़िया बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल में जाकर अच्छे तरीके से अपने परिवार को समय दो, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, कोर्स पूरा करवाऊंगा, चिंता मत करो, कैसी भी परिस्थितियां मेरी रहेगी मैं कोर्स जरूर पूरा करवाऊंगा आपको। जैसे जैसे अभी विज्ञप्ति आई नहीं इसलिए आराम से चल रहे, विज्ञप्ति आएगी तो समय भी बढ़ा देंगे, क्लासेस भी बढ़ा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कुछ वनस्पतियां और बाकी थी साथियों, उसे भी पूरी कर देते हैं। जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा आपको असहजता लग रही होगी बार बार, क्या करें, कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन फिर भी क्लास ब्रेक नहीं की जा सकती, क्लासेस अपनी चालू रहेगी कंटिन्यू, चिंता ना करें आप। जब तक कि ऐसा नहीं होता, मैं सीरियस नहीं हो जाता ना किसी चीज में, मतलब बीमारी के अंदर, तब तक क्लासेस चालू रहेगी आपकी। बाकी आपको चिंता करनी, छोटी मोटी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो गाइड से संबंधित और विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये आपकी गाइड है, आप जिस बुक का बार बार जिक्र कर रहे थे वही है क्या? देखो मैंने बताया था मेरे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से ये एक प्रोजेक्ट है, और एक जो वन लाइनर जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो मैंने आपको कह रखा है, उसके ऊपर तो अभी कार्य चल रहा है। उसके अभी तो मैंने मैटर मैं खुद लिख रहा हूँ, अभी तक मैंने प्रकाशक तक पहुंचाया ही नहीं है, उसके लिए मुझे समय लगेगा, मैं समय लूंगा, क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मैं बिल्कुल भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो वह चीज जो है सरप्राइज पैकेज है आपके लिए एक तरह से, जब देखोगे तब आप समझ में आ जाएगा। वो आपके लिए रिवीजन बूस्टर का काम करेगा और काफी चीजें उसके अंदर अच्छी आपको मिलेगी। और उस वन लाइनर के लिए मैं यहां तक कह सकता हूं कि मुझसे जुड़े हर विद्यार्थी को वो लेनी चाहिए, जो यदि वाकई में सक्षम नहीं होगा लेने में, उस तक मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि वह उसको उस हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी उससे वंचित न रहे और उसका फायदा सभी को मिले। तो जैसे कोई ऐसा सक्षम बिल्कुल ही नहीं है, हालांकि उसको भी बिल्कुल अपन प्राइस अनुकूल ही रखेंगे, उसके प्रकाशक से बात हो चुकी है मेरी, गाइड की प्राइस भी आपके अनुकूल होगी, आप चिंता न करें, 250 से ऊपर नहीं जाने देंगे। लगभग प्रकाशक से बात हो गई मेरी कि 250 के अंदर रखेंगे सर, इसमें राजस्थान विश्व सारा के सारा साइकोलॉजी सब मिल जाएगा विद्यार्थियों को, तो इनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वन लाइनर की बहुत बढ़िया रीजनेबल रखेंगे, फिर भी कोई ऐसा सक्षम नहीं होगा, उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो आपके हित को ध्यान में रख के करेंगे, तो आप सब ये चिंताएं छोड़ दो बिल्कुल, आप तो बस पढ़ो और सिलेक्शन दो। लगना चाहिए कि राजस्थान में कोई कार्य कर रहा है, लगना चाहिए कि राजस्थान में किसी ने सिलेक्शन दिए हैं और निस्वार्थ भाव से दिए, तो आप भी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी जो कर्तव्य है उनका निर्वहन आप भी करोगे। तो ज्यादा बातें नहीं, फिर से आ जाए अपन क्लास के ऊपर। खिचड़ी के बाद में इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है। अब ये जो है ये हर किसी को ध्यान है, आरएस के अंदर पूछा भी गया था, तो जैसे जैसे कोचिंग वाले या मेरे जैसे कोई टीचर होंगे वो बता रहे होंगे कि हमारी क्लास में सवाल आया, तो एक विद्यार्थी कहता है सर यूं भी कह दो कि रोहिड़ा भी आपकी क्लास में से आया। तो देखो ये सभी की क्लास में से आया है, और सभी को जिसको ध्यान नहीं है उसे ध्यान भी होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो रोहिड़ा है। राज्य खेल बास्केटबॉल है, 1948 में इसे घोषित किया गया। सारी चीजें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए राजस्थान से संबंधित, ठीक है ना। प्रतीक जो है वो तो खासकर ध्यान रखो, भारत और राजस्थान दोनों के। तो इसे राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, मारवाड़ की मरुशोभा या राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है, और उपनाम से प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हिरमिच होता है, और जिस कारण से आप मुझे पढ़ते हो, मुझे देखते हो, वो कारण ये है
कि मैं आपको याद करवाता हूं। और ये केपी लाना क्या है सर? तो फिर तो केपी लाना ये है कि इसका कलर कैसा है, इसका कलर हिरमिच तो कह दिया, लेकिन हिरमिच कलर कैसा होता है? केसरिया, पीला, लाल और नारंगी। लिख लेना, मैंने सिर्फ एरो की है या लिख नहीं रहा हूं। केसरिया, पीला, लाल, नारंगी, ये होते हैं इसके कलर केपी लाना, ठीक है, इसलिए इसे हिरमिच कहा जाता है। ये ट्रिक है आपके लिए, ये क्या है? ट्रिक है। कथोड़ी जाति के लोग, कथोड़ी जनजाति आती है एक, कथोड़ी जाति के लोग जो है खैर वृक्ष से, खैर नामक वृक्ष है उससे कत्था प्राप्त करते हैं। हांडी प्रणाली द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा कत्था प्राप्त करने का कार्य करते हैं, और ये भी अपने दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा है। अब एक और फैक्ट ये है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाता है। महुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है, और महुआ से बनी शराब फिर मावड़ी कहलाती है। वैसे तो माहुड़ी होता है, लेकिन अपने पढ़ते हैं इसको व्यवस्थित तो मावड़ी या मोकड़ी कह देते हैं, ठीक है। तो महुआ से मावड़ी कहते हैं, और मावड़ी एक तरह से देसी शराब है ये। और आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने वैसे हो गए, फलाने हो गए, तो वो ये मावड़ी है, ये दोषी है मावड़ी इसकी, ठीक है ना। तो देसी शराब है एक तरह की ये। तो महुआ से बनाई जाने वाली शराब क्या कहलाती है? मावड़ी या मोकड़ी कहलाती है। और ये प्रश्न अब बनते हैं, ठीक है। चमड़ा साफ करने के उपयोगी कौन सी आंवल की छाल आती है? आंवल या जाबुई भी कहते हैं इसे। आंवल की छाल होती है, वो चमड़ा साफ करने के काम आती है। अब एक अर्जुन वृक्ष साथियों आपको ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि टसर रेशम प्राप्त किया जाता है यहां से, और टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन आपके कोटा से होता है, ठीक है। बेर का जो वृक्ष है उस पे लाख, आप लाख की देखते होंगे, लाख की सामान्य, लाख की ज्यादातर चूड़ियां फेमस होती है। तो लाख का जो कीड़ा है वो लेसिफर लखा नाम का कीड़ा होता है, वह बेर के वृक्ष पर पाला जाता है, बेर के वृक्ष पर मिलता है। तो लेसिफर लखा नामक कीड़ा बेर के वृक्ष पर मिलता है। जो लाख का कीड़ा है उसकी लार से बताते हैं कि लाख बनाई जाती है, और इस तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती है। तेंदू, तेंदू के जो पत्ते होते हैं, बीड़ी पीते हैं ना लोग, वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और बीड़ी उद्योग जो है अपने यहाँ पे टोंक और ब्यावर में ज्यादा पनपा है, राजस्थान के अंदर। और बीड़ी उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती है। महिलाएं किस लिए काम करती है? ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं के जैसे हाथ छोटे छोटे होते हैं पुरुषों के मुकाबले, तो बीड़ी बनाने के लिए बिल्कुल अनुकूल होते हैं, और ज्यादातर महिलाएं जो है बीड़ी उत्पादन के इसमें काम करती है। इसका जो फल है तेंदू का, वह टिमरू कहलाता है, और इसे वागड़ का चीकू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का चीकू। अब यूं है कि ये यहाँ पे लिखी हुई, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जानकारियां बोलकर बताई है। यदि कुछ विद्वान विद्यार्थी, तो क्या पता है क्या नहीं वो बता नहीं, लेकिन विद्वान वो बताते हैं सर आप लिख देते हो और फिर बोल देते हो, और ऐसे देख के ये तो हम भी कर सकते हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों का फायदा होना चाहिए, कोई भी कर सकता है। यदि विद्यार्थी पसंद करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे यूं है कि मैं जैसे अब बोल रहा हूँ, इसमें लिखी है उससे आधी चीज मैंने बोलकर बताई है, तो पूरी की पूरी मुझे ये सारी चीजें याद है, ठीक है ना। पूरी की पूरी मैं बोलकर बताऊंगा तो विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर लिखता हूँ पूरा का पूरा। मुझे इसमें डबल तिबल मेहनत पड़ती है पूरा बोर्ड पर लिखने की। हाथों हाथ यदि पढ़ाऊंगा ना, जैसे बोल रहा हूं वैसे, तो मुझे बहुत कम मेहनत पड़ेगी, हकीकत बात है। लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए फिर सही नहीं होगा, तो विद्यार्थियों के हित को देखते हुए इस तरीके से पढ़ाता हूं। लेकिन कुछ विद्वान जो कमी निकालने के हिसाब से देखते हैं, हालांकि वो उन्हें पता नहीं हो, जाने अनजाने में और प्रोत्साहित करते हैं हमें कि आप और भी अच्छी मेहनत करें। तो ऐसे आलोचक और ऐसे व्यक्ति भी चाहिए जीवन में, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे। तो यही तो आगे बढ़ाते हैं हमें। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ बस बढ़िया चल रहा है, हम संतुष्ट हैं, तो ये संतुष्ट नहीं होने देते, ये आगे बढ़ाते। उन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद जो इस तरीके से कहते हैं और हम और भी मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया लगता है जब वो कहते हैं और हम और मेहनत करते हैं, और विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, पंचकूटा यानी 5 है अंदर, ठीक है ना, 5 है, पंच यानी 5 है। बहुत महंगी सब्जी है ये और बहुत टेस्टी बनती है। पंचकूटा जो है इसमें कैर, सांगरी, कुंठा, गुंदा और काचरी। अब गुंदे का तो देखो अचार भी मिलता है, कैर का अचार भी मिलता है, कैर और गुंदा से सभी परिचित होंगे। काचरी जो है छोटे छोटे चिबड़े होते हैं, वैसे हम तो चिबड़े ही बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और कोई इसका नाम होगा तो पता नहीं अलग से, लेकिन चिबड़े जो होते हैं उससे छोटे छोटे जो होते हैं काचरी। अब ये तो चीजें जो है मेरे तो मदर और ये घर की गृहिणी और ये सारे मतलब घर पे ही बनाते हैं, और राजस्थान में ज्यादातर गृहिणियां घर पे ही
बनाती है ये सारी चीजें, सुखा कर उबाल कर सुखा कर ये बनती है, फिर इसको जो है पूरे 12 महीने के लिए भर के रख देते हैं, फिर जो भी होते हैं जब बनाते रहते हैं समय समय पर। तो केर, सांगरी, सांगरी आपको बता दिया खिचड़ी का फल है। कुमटा, कुमटा ऐसे बटन के जैसे दिखते हैं, और मेरी जो बच्ची है वो बटन ही कहती है इन्हें कि माँ आज बटन की सब्जी बनानी है, और कड़ी में भी डाल के बनाते हैं तो बटन वाली कड़ी बना दो, इस तरीके से कहती है। देखो मेरे साथ जो होता है, मैं बिल्कुल आपसे एक फैमिली मेंबर की तरह ही रहता हूं और उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे मैं किसी मेरे फैमिली मेंबर को भी पढ़ा रहा हूं। तो मैं इसमें न तो कोई संकोच रखता हूं, न कोई शर्म रखता हूं, जैसी जो चीज है वो बताता हूं। तो अब जैसे कड़ी बनती है तो कड़ी कहूंगा, उसे कोई और अलग से नाम कहने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें देखो स्थानीय परिवेश से जुड़ा हूं, पश्चिमी राजस्थान का रहने वाला हूं, तो देशीपन थोड़ा ज्यादा है अंदर। तो ये चीज जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, ये चीज अंदर रहेगी, ठीक है ना। और ये मुझे अच्छा लगता है जो मैं हूं, चाहे मैं कितनी भी ऊंचाई पर चला जाऊं या कहीं भी चला जाऊं, मेरे पैर जमीन पर रहे और मैं इस चीज को कभी भूलूं नहीं। ये ईश्वर मुझे इतनी शक्ति जरूर दे ताकि ये चीज कभी मुझसे दूर ना हो। तो ये काचरी, सांगरी, कुमटा देखो बता दिया, ये बटन वाली कड़ी आप ध्यान रखो कि आप कभी भूलोगे नहीं। कुमठा जो है ये होते हैं, कुमटिए बोलते हैं, जिसे कुमटिए भी बोलते हैं, ठीक है। कुमठा लिखा है, कुमटिए भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें। तो बूर, बूर क्या है कि एक तरह की सुगंधित घास है, और ये बीकानेर, चूरू और इसके आसपास ज्यादा पाई जाती है बूर। खस क्या है, खस भी एक तरह की घास है, और खस जो है इत्र निर्माण में प्रयुक्त होती है, और ये सवाई माधोपुर, टोंक, इन जगह पर ज्यादा पाई जाती है खस। जोजोबा, होहोबा क्या है, साइमंडेसिया साइमेंसिस कहा जाता है इसे वैज्ञानिक नाम। बायोडीजल बनाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक पौधा है, रेगिस्तानी पौधा है। वैसे ये मूल रूप से एरिजोना मरुस्थल का है, जो अमेरिका में पाया जाता है मूल रूप से, लेकिन भारत में ये इजराइल से लाया गया है। दोनों तरीके की चीज बताए, देखो मूल रूप से एरिजोना का पौधा है, भारत में इजराइल से लाया गया है, बायोडीजल हेतु प्रयुक्त होने वाले पौधा है, और जोजोबा होहोबा कहा जाता है, पीला सोना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मोथा और एंचा क्या है, मोथा और एंचा भी घास है जो भरतपुर में स्पेशली पाई जाती है, और इसमें से जो एंचा घास है ना साथियों, इसे कातिल घास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पक्षी फंसकर मर जाते हैं, तो एंचा घास में उलझ कर मर जाता है, फिर उड़ नहीं पाते पक्षी, इस तरीके की ये घास है। तो इसमें ये इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो इस वीडियो को आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा, कारण ये है कि जो चीज लिखी है उससे ज्यादा बोली है, करना भी पड़ता है साथियों, इतनी सारी चीजें हैं। अब ये मतलब ऐसी है, फिर भी आप चिंता ना करें, आपको गाइड में ये सारी चीजें मिलेगी। और जो वन लाइनर है वो तो आपके लिए एक सरप्राइज पैकेट है, उसके अंदर तो आपको ऐसी चीजें मिलने वाली है, इस तरीके से मिलने वाली है कि वो सारी याद हो जाएगी आपको हाथों हाथ। मतलब जो बिखरी हुई चीजें हैं वो सारी एक रो में मिलेगी, एक जगह मिलेगी, इस तरीके का कार्य है। अब वो जब मैं देखता हूं तब मुझे खुद लगता है कि मैंने अभी देखो, अभी मेरा जो है उसको मैं 2 पार्ट में निकालूंगा, एक स्पेशली राजस्थान की और एक अपने रहेगी विश्व और भारत की। तो राजस्थान की जो है उसमें मैं ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट करने आ गया हूँ, खुला बता रहा हूँ, और लगभग महीना 1.5 महीना मुझे लग जाएगा हिस्ट्री और कल्चर उसमें पूरी तरीके से लिखने के लिए। तो उसके बाद में भी 15-20 दिन जो है प्रिंटिंग वगैरह उसमें लग जाएगा। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 2.5 महीने और लगेंगे आपको, पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट की तैयारी मैं शुरू हाथों हाथ ही कर दूंगा, तो लगभग उसके 2 महीने बाद, यानी कि एग्जाम से पहले पहले, लगभग एग्जाम से 2 महीने पहले पहले, 2 से 3 महीने पहले आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। पहला पार्ट तो आपको 1-1.5-2 महीने बाद ही मिल जाएगा, और दूसरा पार्ट आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये गाइड जो है साथियों, और जो गाइड है वो तो दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आपको मिल जाएगी, जिसका कवर लॉन्च कर चुके हैं। तो वो उसमें और वन लाइनर में काफी फर्क है, ये भी बता दूं। वन लाइनर जो है वो उस जैसा नाम है वन लाइनर उस हिसाब से ही है। गाइड के अंदर आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, सारी चीजें टू द पॉइंट लिखी है, वैसे कोई फालतू की बात नहीं है। और काफी चीजें जो आपको एक गाइड पास में रखनी चाहिए, जो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह आरबीएससी सारी नहीं पढ़ पाते और आप चाहते हो कि उनका कंप्लीट पैकेज एक मिल जाए, वो आपके लिए गाइड है। और च्यवन प्रकाशन और शुगम आपको पता है अपने आप में एक ब्रांड है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए च्यवन प्रकाशन काफी अच्छा और विश्वसनीय नाम है। तो आप विश्वास कर सकते हो, चाहे मुझ पर विश्वास करो या ना करो, च्यवन पर तो आप विश्वास कर ही सकते हो। तो साथियों सहयोग बना के रखें और पढ़ते रहें, बिल्कुल भी लापरवाही अब न करें। कभी भी वैकेंसी आएगी, अब आपके पास में समय, फिर वैकेंसी आने के बाद में इतना नहीं बचेगा। तो पढ़ते रहे और अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।